गुड मॉर्निंग बीबीए थर्ड सेम एंड बीकॉम सेकंड ईयर। हमारा अभी टॉपिक चल रहा है सैलरी। सैलरी में हमने अलाउंस कंप्लीट किए थे। हमने फॉर्म ऑफ सैलरी कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोविडेंट फंड। हमने डिस्कस कर लिया है, हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम डिस्कस करेंगे रिक्विजिट्स। रिक्विजिट्स यानी कि इन्हें हिंदी में बोलते हैं अनुलाभ। इनको अब हम डिस्कस करेंगे। रिक्विजिट्स यानी कि तुम्हारे अनुलाभ। ओके, अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया? अलाउंसेस डिस्कस कर लिए, फॉर्म्स ऑफ सैलरी डिस्कस कर दिया है, प्रोविडेंट फंड डिस्कस कर लिया है। अब तुम्हारा अगला क्या स्टार्ट हो रहा है? परक्विजिट्स यानी कि अनुलाभ। अब ये अनुलाभ होते क्या है? फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अनुलाभ क्या है। परक्विजिट्स नाम भी कुछ अजीब है इसका। तो यानी कि अभी तक हमने जो पढ़ा था अलाउंसेस के बारे में या फिर फॉर्म्स ऑफ सैलरी के बारे में, ये सब हमें क्या मिल रहे थे? कैश के रूप में मिल रहे थे, काइंड ऑफ कैश मिल रहे थे, राइट है। इन सब के प्रकार क्या थे? ये सारे रिसीव किस में कर रहे थे? कैश में कर रहे थे, राइट है ना। ग्रेचुटी रिसीव की, कैश में की। पेंशन रिसीव की, कैश में की। लीव सैलरी रिसीव की, कैश में की। रिट्रेंचमेंट बेनिफिट लिया, कैश में लिया। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस लिए, कैश में लिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिया, कैश में लिया। यानी कि जो भी चीज अभी तक हमने एचआरए रिसीव किया, कैश में किया। यानी कि जो भी चीज हमने रिसीव की वो सारी किस में की? कैश में, यानी कि मनी के रूप में रिसीव किया। इन काइंड ऑफ मनी हमने उन सब चीजों को रिसीव किया है। बट अब हम बात करेंगे परक्विजिट्स, यानी कि परक्विजिट्स जो होते हैं वो तुम किस में रिसीव करते हो? फैसिलिटी के रूप में। अब फैसिलिटीज क्या हो सकती है? जैसे कि रहने के लिए घर दे दिया, फर्नीचर दे दिया, आने जाने के लिए बाइक दे दी, कार दे दी, समझ रहे हो। इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम तुम्हारा भुगतान कर दिया, तुम्हें नहीं मिल रहा बट तो फैसिलिटी मिली हुई है। यहां पर प्रीमियम का भुगतान एम्प्लॉयर कैश ही करेगा आगे कंपनी को तो, बट तुम्हारे लिए क्या है? फैसिलिटी है कि तुम्हारा प्रीमियम है पे कर रहे हैं। तो एक तरह से क्या फैसिलिटी मिल गई तुम्हें। तुम्हें कार दे दी तो कार का पेमेंट तो एम्प्लॉयर को करना होगा ना, जिससे खरीदेगा उससे। बट तुमको क्या मिल गया उसके अगेंस्ट में? फैसिलिटी मिली हुई है कि तुम्हारा कार मिल गई है। तो पेमेंट तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये सब क्या होती है? परक्विजिट्स। जब तुम्हें उस चीज की क्या मिल रही है? फैसिलिटी मिल रही है। यानी कह सकते हैं कि कोई आर्टिकल मिल रहा है, यानी कि जिसको अपन मनी के टर्म में मेजर कर पाए, वो आर्टिकल जिसको अपन मनी के टर्म में मेजर कर पाए। जैसे कि मोटर कार मिली है तो तुम मनी के टर्म में से मेजर कर सकते हो कि मुझे कार मिली है, कार की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ से ऑफिस जाने के लिए, मुझे ऑफिस से घर आने के लिए कार का यूज करना है, तो यानी कि यहाँ से अगर ऑफिस से घर जाना है तो कितना किराया लगता है, और ऑफिस से घर पर आने के लिए कितना किराया लगेगा। फिर से तुम सबको मनी के टर्म में मेजर करके बता सकता हूँ कि मेरे को कितना फायदा हो रहा है, समझ रहे हो। यानी कि जो चीज को तुम, जिस चीज को तुम, जिस फैसिलिटीज को तुम मनी के टर्म में मेजर कर सको, वो सब तुम्हारी क्या है? परक्विजिट्स से, यानी कि फैसिलिटी है तुम्हारी। इनकम टैक्स अकॉर्डिंग से क्या बोलते हैं? अनुलाभ। अब परक्विजिट्स को तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है। जैसे अपन ने अलाउंसेस को बांटा था फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्स फ्री और एक पार्टली टैक्स फ्री, पार्टली टैक्सेबल। अब ऐसे ही तुम्हारा क्या करना है? परक्विजिट्स को ही बांटना है तीन भागों में। तो परक्विजिट्स के लिए तुम्हारे पास में तीन कैटेगरी बनाई गई है। पहला हो गया परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। समझना है इस चीज को। पहला क्या होता है? परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय को परक्विजिट्स मिलता है, अनुलाभ मिलता है, वो सबके लिए क्या होगा? टैक्सेबल होगा। अब इसके अंदर भी बहुत सारे आएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। सेकंड होता है परक्विजिट्स टैक्सेबल ओनली फॉर
स्पेसिफिक एम्प्लॉय। अब कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय होंगे या स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होंगे जिनके लिए ही वो क्या होगी, परक्विजिट्स टैक्सेबल होगी। अब यहाँ पर कौन कौन से स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं उनके बारे में अपन जब टॉपिक को उठाएंगे तब पहले डिस्कस करेंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को कहा किसको जाता है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इनकम टैक्स किसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानती है। ओके, अगला क्या है, टैक्स फ्री। लास्ट परक्विजिट क्या है, परक्विजिट टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉयज, यानी कि वो परक्विजिट जो किसी भी एम्प्लॉय को मिल जाए वो उसके लिए क्या होता है, टैक्स फ्री। तो उसे क्या बोलते हैं, परक्विजिट टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉयज। ये तीन कैटेगरी है जिनके आधार पर हम परक्विजिट्स की कैलकुलेशन करेंगे कि किसको कौन सा किसके लिए टैक्सेबल है, कौन सा किसके लिए टैक्स फ्री है, इन सब के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। ओके, कंप्लीट। ये तुम्हारी क्या हो गई, परक्विजिट्स हो गए। पहली चीज, परक्विजिट्स क्या होते हैं, परक्विजिट्स यानी कि जो फैसिलिटीज के रूप में एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाए, यानी कि जिनको मैं कैश में मेजर कर सकूं, कैश के रूप में मेजर कर सकूं कि कैश में इसकी क्या वैल्यू रही होगी। ओके, ये तुम्हारी क्या होगी, परक्विजिट्स। अब देखो पहला परक्विजिट्स क्या है हमारा, इन दोनों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहला परक्विजिट्स लेते हैं, पहला परक्विजिट्स क्या है तुम्हारा, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, यानी कि सारे के सारे एम्प्लॉय के लिए क्या हो गया, वो टैक्सेबल हो। ओके, जैसे अपन ने पढ़ा फॉर्म ऑफ सैलरी में ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी, वैसे ही यहां पर भी डिस्कस करेंगे हर एक इनके अंदर भी कुछ पार्ट होंगे उस बारे में। तो इसका पहला टॉपिक है परक्विजिट्स टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय के अंदर पहला है रेंट फ्री एकोमोडेशन, यानी कि किराया मुक्त आवास सुविधा। हिंदी में क्या बोलते हैं, किराया मुक्त आवास सुविधा, किराया मुक्त आवास सुविधा हिंदी में होता है किराया मुक्त आवास सुविधा। यानी कि एक एम्प्लॉयर द्वारा अपने एम्प्लॉय को या तो एचआरएल से हाउस रेंट अलाउंस दे रहा हो और उसे लगता है कि नहीं यार हाउस रेंट अलाउंस क्यों, मेरी कंपनी के जब क्वार्टर बने हुए हैं तो मैं उन्हीं में उनको रहने के लिए दे दूं ना, मुझे कैश नहीं देना होगा। तो वो क्या दे रहा है, हाउस रेंट फ्री एकोमोडेशन। अगर एक एम्प्लॉयर का खुद का बना हुआ कोई अपार्टमेंट है जहां पर वो क्या कर रहा है, अपने एम्प्लॉय को रहने की फैसिलिटी दे रहा है, तो इस कंडीशन में वो एम्प्लॉयर तुम्हें एचआरए नहीं देगा, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस नहीं देगा। और अगर वो हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है तो ये फैसिलिटी नहीं देगा कि रहने के लिए फ्री एकोमोडेशन। दोनों में से एक ही चीज देगा, या तो रहने के लिए फ्री कर दे या फिर तुम्हें इसके किराए के एवज में अलाउंसेस दे दे, यानी कि कह सकते हैं कि भत्ते दे दे, इतना भत्ते के अकॉर्डिंग तुम उसको ले सकते हो। ओके, अब यहाँ पे इसको शॉर्ट में बोलते हैं RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। ओके, अब यहां पर दो कैटेगरी होती है, ठीक है। पहला एम्प्लॉय होता है तुम्हारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्स कितना डिडक्शन मिलेगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज, यानी कि यहां पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो सबके लिए क्या होती है, टैक्सेबल है। बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी कुछ स्पेसिफिक कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वैल्यू का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, आरएफए की वैल्यू डिडक्ट होगी। तो पहला है उसमें लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट। पहली कंडीशन क्या होगी, लाइसेंस डिटरमाइंड गवर्नमेंट,
इधर मैं अमाउंट लिख रहा हूं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उस जो रहने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रहने के लिए जो अपार्टमेंट दिया हुआ है उसकी एक्चुअल में रेंट क्या है, लाइसेंस फी कितनी है। ओके, प्लस अगर उस घर को फर्निश्ड करके दिया हो, यानी कि विद फर्नीचर में देना हो, रेफ्रिजरेटर, फर्नीचर, टेलीविजन, इन सबके साथ में तुम्हें प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी कि तुमको क्या करना है, ज्यादा कर रहना है, सारी चीज अवेलेबल है। तुम कहो कि सर फर्नीचर अवेलेबल है, रेफ्रिजरेटर अवेलेबल है, कूलर अवेलेबल है, तुम्हारी एसी अवेलेबल है, हर एक चीज तुमको यहां मिल रही है, समझ रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, यानी कि तुम्हारी जो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर होगी उसका कितना परसेंट, 10%। यानी कि तुम क्या ऐड करोगे, जो भी तुमको फर्नीचर मिल रहा है, रेफ्रिजरेटर मिले या फिर तुम्हारे को कुछ भी चीज मिल रही है, उन सबको क्या करना है, ऐड करना है इसमें, समझ गए। मैं लिखा ना, प्लस कॉस्ट ऑफ फर्नीचर एट द रेट 10%, यानी कि तुम्हें वेल फर्निश्ड घर मिल रहा है, यानी कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें जाकर के रहना है, तो इस कंडीशन तुम इसमें क्या ऐड करोगे, जो तुम्हारे को फैसिलिटीज मिल रही है घर के अलावा, रहने घर के अलावा इसकी फर्नीचर मिला हुआ है, सोफा सेट मिला हुआ है, बेड मिला हुआ है, टीवी मिली हुई है, फ्रिज मिला हुआ है, एसी मिली हुई है, तो ये सब के जो भी कॉस्ट होगी उनका कितना परसेंट लोगे, 10%। या फिर अब गवर्नमेंट की खुद की खरीदी हुई नहीं है, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेंट पर ला रही है या फिर किराए पर ला रही है और फिर तुम्हें फैसिलिटी दे रही है, तो इस कंडीशन में तुम क्या ऐड करोगे, हायर चार्ज, यानी कि तुम कितना किराया वहां पर पे कर रही है गवर्नमेंट, वो ऐड किया जाएगा, समझ गए। या तो क्या ऐड होगा तुम्हारा, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, अगर गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ है तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर दोगे, बट अगर गवर्नमेंट ने खरीदा हुआ नहीं है, गवर्नमेंट खुद किराए पर ला करके तुम्हें दे रही है फैसिलिटी रहने के लिए अपने एम्प्लॉय को, तब क्या होगा, उसका हायर चार्ज, यानी कि उसको किराए पर लेने का चार्ज कितना है, तो तुम क्या करोगे, ऐड करोगे। ओके, कंप्लीट यहां तक समझ आया। अब नेक्स्ट तक हम क्या चलते हैं, अब इसमें से एक चीज लेस होगी, समझ रहे हो, अभी तक अपन एडेड किया, अब लेस करेंगे, तो लेस होगा तुम्हारा अमाउंट चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर, समझे, यानी कि एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी अमाउंट चार्ज किया जाता है वो तुम्हारा क्या होगा, लेस होगा। यानी कि तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमसे कोई अमाउंट ले रहा है इन सब के लिए, फैसिलिटीज के लिए, तो वो तुम क्या करोगे, लेस कर दोगे, क्योंकि तुम उस पर पहले ही पे कर रहे हो, उसका भुगतान तुम ही कर रहे हो, तो इसलिए तुम्हारी क्या हो जाएगी, वो अमाउंट क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कि हमें एक्चुअल फैसिलिटी कितनी मिल रही है वो तुम यहाँ पर निकाल लोगे। अगर तुमने जो पे किया वो तुम लेस कर देते हो, तो तुम्हारे पास क्या रहेगी, एक्चुअल फैसिलिटी कितनी हो रही है, आरएफएल की वैल्यू कितनी हो रही है, यानी कि तुम्हारे पास रेंट फ्री एकोमोडेशंस की वैल्यू कितनी हो रही है, तुम प्राउड बताओगे कि ये मेरी रेंट फ्री एकोमोडेशंस की गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वैल्यू है। कंप्लीट यहां तक। अभी हमने क्या किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो फर्स्ट हमें क्या देखना पड़ता है कि लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रेंट कितना हुआ, फर्स्ट हम ये देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10%, अगर फर्निश्ड मिला हो, वेल फर्निश्ड घर है, तो हम क्या ऐड करते हैं, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10%। और अगर तुम ये कहे कि गवर्नमेंट ने उधार पर ला करके या किराए पर ला करके तुम्हें ये फैसिलिटी दी है, तो तुम क्या करोगे, जो हायर चार्ज गवर्नमेंट पे कर रही है उसको तुम यहाँ पर क्या करोगे, ऐड करोगे। अब इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट तुमसे किसी टाइप का कोई भी खर्चा ले रही है, चार्ज लगा रही है, तो वो तुम जो पे कर रहे हो वो तुम क्या करोगे, फिर से लेस कर दोगे कि इतना मैंने तुम्हें पे कर दिया है, तो एक्चुअली मुझे कितने रुपए की फैसिलिटी मिली हुई है वो तुम इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। कंप्लीट यहाँ तक ये क्या हो गया, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आरएफए की वैल्यूएशन से। अब हम बात करते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय के बारे में। अब यहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉय अगर है
उसको किस प्रकार से कैसे तुम आरएफए की डिडक्शन दोगे, तो इसके लिए उसकी कैसे कैलकुलेट करोगे। मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, कि हमने यहाँ पर समझ लिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए। तो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए दो कंडीशन होती है, या तो एम्प्लॉयर का खुद का मकान हो, समझ रहे हो, या तो एम्प्लॉयर का खुद का मकान हो, या फिर एम्प्लॉयर उस मकान को किराए पर ले, लीज पर ले, दो कंडीशन हो सकती है। तो यानी कि पहली कंडीशन क्या है, एकोमोडेशंस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। यानी कि अगर नियोक्ता का खुद का मकान है तब क्या कंडीशन होगी। नियोक्ता का खुद का मकान है, यानी कि उसने खुद ने अपार्टमेंट बनाए हुए हैं और उनमें तुम्हें रहने के लिए फैसिलिटी दे रहा है, तो तुम क्या करोगे। तो पहली कंडीशन है 15% ऑफ सैलरी। अब 15% ऑफ सैलरी कब लेंगे, जब इन अ सिटी having population exceeding 25 lakh, exceeding 25 lakhs, यानी कि उस सिटी में तुम्हें 15% ऑफ सैलरी लेनी है जहां की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा हो, वहां पर तुम्हें कितनी लेनी है, 15% ऑफ सैलरी। सेकंड होता है तुम्हारे पास में 10% ऑफ सैलरी। अब जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा हो बट 25 लाख से कम हो, वहां पर कितनी लोगे तुम, 10% ऑफ सैलरी इन अ सिटी having population not population exceed 10 lakh but not exceed 25 lakhs। समझ आ गया। यानी कि उस सिटी में जहां पर 10 लाख से 25 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, वहां पर करोगे सैलरी का 10%। और थर्ड 7.5% ऑफ सैलरी। अब 7.5% ऑफ सैलरी कब लोगे, जब किसी सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो, यानी कि इन अ सिटी हैविंग population not exceed 10 lakh और लेस, यानी 10 लाख या उससे कम की पॉपुलेशन है तो तुम्हें वहां पर कितनी लेनी, 7.5% ऑफ सैलरी। अब यहां पर तुम्हारी जो सैलरी होगी, समझ रहे हो, सैलरी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, तो अपन जब नोट्स लिखेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी हम खाली क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन होती है। पहले क्या होती है, जब प्राइवेट एम्प्लॉय हो और प्राइवेट एम्प्लॉय में भी गवर्नमेंट जिसके उसके एम्प्लॉयर का खुद का मकान है, तब क्या होगी 15% ऑफ सैलरी। जब किसी जिस सिटी में वो रह रहा है उसकी पॉपुलेशन क्या हो, 25 लाख से ज्यादा हो, 10% ऑफ सैलरी, यानी कि जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से तो ज्यादा बट 25 लाख से कम।
अगला क्या हो गया, जब वो उस सिटी में रह रहा हो जहां की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे कम है, तो कितना लेना है, 7.5% ऑफ सैलरी। ये कब होगा, जब एकोमोडेशन किसका हो, एम्प्लॉयर का खुद का हो। ओके, अब सेकंड कंडीशन कि अगर मैं कहूं कि अगर मैं कहूं कि टेकन ऑन लीज और रेंटल, यानी कि एम्प्लॉयर टेकन ऑन लीज और रेंटल, यानी कि वो क्या कर रहा है, रेंट पर लेकर के फिर तुम्हें सुविधा दे रहा है, यानी अपने एम्प्लॉय को फिर ये सुविधा दे रहा है, ये फैसिलिटी दे रहा है, तब उसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे। ओके, तो इसमें पहला होगा एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज रेंटल पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि कह सकते हैं कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर। अब सेकंड कंडीशन क्या होगी, सेकंड होगा 15% ऑफ दिस सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। ओके, क्या हो रहा है, 15% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय विच एवर इज लेस। दोनों में से कम होगा तो क्या हो जाएगी, वो तुम्हारी फैसिलिटी की वैल्यू हो जाएगी, आरएफए की वैल्यू हो जाएगी। जब प्राइवेट एम्प्लॉयर द्वारा किसी और से वो अगर रेंट पर लिया हो या लीज पर लिया हो और फिर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो। ओके, तो पहला तो क्या हो गया कि एम्प्लॉयर का खुद का मकान है, तब क्या कंडीशन होगी, हमें क्या देखनी है, सिटी की पॉपुलेशन देखनी है, पहला है 25 लाख से ज्यादा, फिर है 25 लाख से तो कम बट 10 लाख से ज्यादा, और लास्ट क्या है 10 लाख या 10 लाख से कम हो, तो क्या करना है 15, 10 और 7.5% ऑफ सैलरी। अब यहां हम बात करते हैं जब एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, किसी घर को लीज पर ले रहा है या रेंट पर ले रहा है, फिर तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो क्या होगा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लीज पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि वो लीज पर या रेंट पर लेकर लेता है तो एक्चुअल में वो कितना पे कर रहा है वो, या फिर 15% ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय की 15% ऑफ सैलरी, इन दोनों में से जो कम होगा वो क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आरएफए, यानी कि आरएफए क्या हो जाएगी, वो वैल्यू हो जाएगी कितना उससे क्या मिल रहा है, आरएफए मिल रहा है। ओके, ये सारा क्या है, टेक्सुअल है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब नेक्स्ट क्लास में इसकी कंडीशन, इसके नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से नोट्स हमें याद रखने हैं। ओके, थैंक यू।